Hello everyone, welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. From today we are going to start with the second unit of paper 2 commerce, that is accounts and auditing. देखो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अकाउंट्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। देखो 2 पार्ट्स में चलेगा, अकाउंट्स का एक पार्ट चलता जाएगा एंड साइमल्टेनियसली हम ऑडिटिंग का सेकंड पार्ट चलाएंगे, ठीक है। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग, अब आईएनजी आ गया, आप सब जानते हैं कि एक प्रोसेस है। अब जहां पर प्रोसेस आ गया वर्ड, इट मीन्स वो कोई सिंगल एक्टिविटी तो है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो अकाउंटिंग का मीनिंग, नीड, ये सब जानने से पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि अकाउंटिंग में हम करते क्या है, ठीक है। सो दैट आपको एक बेसिक सा एक आइडिया बन जाएगा, आप इमेज क्रिएट कर पाओ कि अकाउंटिंग है क्या, एक्चुअली अकाउंट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग छोटा सा प्रिपेयर करा हुआ है मैंने। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो जब भी आप बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। अब उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो क्या होंगी आपकी मॉनेटरी नेचर की, मतलब जिसको आप पैसों में मेजर कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें ये देखना है कि आपकी मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। सबसे पहले हम वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो कैसी हैं, आपकी मॉनेटरी इन नेचर है, मतलब जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब साइड में देखो लिखा हुआ है, इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आपको पता चल गया कि आप सपोज कोई बुक परचेज करके लाए हो, ठीक है। अब बुक के बदले में आपको एक बिल तो मिलेगा, ये छोड़ो, आप कोई ब्रांडेड वॉच लेकर आए हो, ठीक है। अब वॉच ली है अगर आपने, तो उसके अगेंस्ट में आप बिल भी तो लेकर आओगे ना उस पर्टिकुलर शॉपकीपर से। तो वो जो बिल होता है आपका, दैट पर्टिकुलर बिल इज नॉन एज सोर्स डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग तभी करेंगे मॉनेटरी नेचर ट्रांजैक्शंस की अगर आपके पास उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का बिल है। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बिल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है आपका अकाउंटिंग में, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस में से मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शन कौन सी है, ठीक है। देन हम बनाते हैं वाउचर्स। अब वाउचर्स क्या होते हैं, ये हम अपने आप बनाते हैं, मतलब शॉपकीपर नहीं बनाता, ये हम बनाएंगे अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए। तो ये हमें ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से अकाउंट को तो डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वाउचर्स बना लिए, फिर होती है इन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है आपका, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री क्या है, मतलब जहां पर आप सबसे पहली बार आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो ना, उस बुक को बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ये चीज डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस का जो साइज है वो कैसा है। मींस अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है तो कुछ और क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, अगर आपके बिजनेस का साइज लार्ज है तो हम कुछ और क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो साइज से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, मतलब स्मॉल बिजनेस रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपके बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन बहुत कम है, ठीक है। अगर तो आपके बिजनेस का साइज कैसा है, स्मॉल, तो आप एक ही अकाउंट बनाते हो, दैट इज नॉन एज जर्नल। बट अगर आपके बिजनेस का साइज या फिर आपके बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ठीक है, लार्ज है, तो आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, हर एक अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। तो देन आता है आपका, ये सब हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। अभी जो हमने ऊपर करा ना, ये जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करी है, इनके बाद हम क्या करेंगे, इनको क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये आपका एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिए। ऊपर वाले जो जितने भी 3 स्टेप पढ़े हैं ना, ये आपके डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन रूटीन वर्क है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स रूटीन वर्क रहेगा, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ये भी आपका रूटीन वर्क रहेगा। बट जो आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, इसकी जो क्लोजिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं ना इन अकाउंट्स की, दैट विल बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। चलो अब जब आपने लेजर अकाउंट्स में उनको क्लासिफाई कर दिया है, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस।
अब ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक काइंड ऑफ समरी हो जाती है, मतलब जो आपके लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं ना, इनकी हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ठीक है, जब लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस आप एट द एंड में कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि ट्रायल बैलेंस भी एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होगा। क्लियर है? देन जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना बेसिकली 3 चीजें आती हैं। एक तो बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, 2 अकाउंट बनते हैं और एक आपकी स्टेटमेंट बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स, बट द बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने हैं और ग्रॉस लॉसेस कितने हैं। ठीक है, देन P&L अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट्स कितने हैं और नेट लॉसेस कितने हैं। तो यही लिखा हुआ देखो कि नेट रिजल्ट्स बताएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। ठीक है जी, बैलेंस शीट में क्या पता लगेगा? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्या बोल रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट मींस आपके बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है जी, चलो अब आपको ये भी पता चल गया कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, अगर आप किसी लेमैन पर्सन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पकड़ा दोगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, P&L अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी है, तो क्या उस चीज को वो समझ पाएगा? ऑब्वियस है ना, उसको तो उसे समझ ही नहीं आएगी। तो हमें क्या चाहिए? उसको समराइज्ड वे में, मीनिंगफुल मैनर में उसे लेकर आना होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में। तो इसके लिए एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन करना ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मस्ट। और वो आप किसकी हेल्प से करते हो? थ्रू द वेरियस रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक ना हमने ओवरव्यू सा लिया है। अभी सपोज आपको कुछ भी नहीं पता तो बस एक क्रक्स सा हो गया कि अकाउंटिंग में हम करते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। देन सेकंड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करते हो? उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इस पे 2 चीजें हैं। अगर आपके बिजनेस का साइज लार्ज है तो सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर होंगी, और अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है देन जर्नल प्रिपेयर होगा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग होगी, देन हम करते हैं क्लासिफिकेशन इन द लेजर। ठीक है, क्लोजिंग कर दी, बैलेंसिंग कर दी उनकी। आफ्टर दैट आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, और जिसकी हेल्प से आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी 3 चीजें आती हैं, 2 अकाउंट, एक स्टेटमेंट। अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट आपको नेट रिजल्ट्स बताते हैं। इट मींस कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। क्लियर? बैलेंस शीट आपको डिपिक्ट करती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट अ पर्टिकुलर डेट बोल सकते हो या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं आप। ठीक है, आफ्टर दैट जब आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, उसको आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस रेशियोज, परसेंटेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्रक्स मिल गया होगा। तो अब आपको क्या होगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना आपके टॉपिक्स को, वो बहुत इजीली क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नीड फॉर अकाउंटिंग। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब करने की नीड क्या है भाई? हमें क्यों मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? क्यों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करें? क्यों लेजर अकाउंट्स बनाएं? या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है तो क्यों करना है? ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, आप एक चीज खुद सोचो, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस आप रन कर रहे हो, तो क्या आपको आपके माइंड में हर चीज रिकॉल रह जाएगी? क्या आप हर चीज को रिमेंबर कर सकते हो? जब आपने डे 1 स्टार्ट किया था, सपोज आप 5 इयर्स के बाद देखना चाह रहे हो कि मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने एसेट्स लगाए थे, कितनी रिटर्न्स मिली हैं, या मुझे कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं पार्टीज को, तो क्या ये आप सब आइडेंटिफाई कर पाओगे? आंसर है नो। तो ये सब पॉसिबल कब होगा? जब आप प्रॉपर मैनर में, अपने कंप्लीट वे में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखते हो हर एक ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड रखते हो ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना।
तो यही सब लिखा हुआ नीड फॉर अकाउंटिंग में। चलिए क्या कहते हैं, देखो, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। साल के एंडिंग में हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो ये जान सके कि उन्होंने कितना गेन किया है और कितना लॉस किया है ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितने पैसे उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, कितने पैसे उनको पे करने हैं टू द आउटसाइड पार्टीज और किस पर्सन को देने हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन इट इज इसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of each and every business transaction entered into during the year। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कभी मिल पाएगी अगर आपने अपने बिजनेस में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीटली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन of the businessman can know how much is the amount of purchases, how much is the amount of sales, what are his total expenses, and what is the total amount of profit earned or losses incurred during the year। अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं तो उससे क्या होगा, एक बिजनेसमैन को ये पता चल सकता है कि आपके बिजनेस में होने वाली परचेजेस कितनी हैं, ठीक है, टोटल सेल्स कितनी करी है आपने, कितने टोटल खर्चे हुए हैं आपके, कितना प्रॉफिट आपने एंजॉय किया है, अर्न किया है, या फिर कितना लॉस आप इनकर कर चुके हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ बिजनेसमैन वांट्स टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। या फिर हम ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ये चाहता है जानना कि आप उनके मतलब बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है आपको बाय प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज डिपिक्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, देखो, कितना भी कंपिटेंट पर्सन क्यों ना हो, अ पर्सन हाउसोएवर कंपिटेंट ही मे बी हैज अ लिमिटेड मेमोरी पावर, कितना मर्जी कैपेबल हो, टैलेंटेड हो, कितना कॉम्पिटेंट पर्सन क्यों ना हो, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर किसी की भी नहीं होती है कि वो सालों साल की जो होने वाली ट्रांजैक्शंस को माइंड में ही लेकर चले। ठीक है ना, तो अ बिजनेसमैन ऑल्सो कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ हिज बिजनेस, दस इट बिकम्स मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर हिम टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। तो ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है उनके लिए कि वो अपने बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करे। हाउएवर ही कैन नॉट ascertain the net results and financial position of the business without keeping proper books of accounts। बिजनेसमैन कभी भी बिना प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करे वो कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रखा ना तो वो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को एसर्टेन नहीं कर पाएगा। Importance of accounting records is increasing day by day. Nowadays, the properly maintained accounts give the answers to a number of questions such as what is the cost of production। देखो, अकाउंट्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है। इज सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, क्या वो कॉस्ट सच में रीजनेबल भी है, ऐसे तो नहीं आपने फिजूल खर्चियां कर रखी हैं। कैन इट बी रिड्यूस्ड एंड इफ सो इन व्हाट मैनर, अगर वो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है, इफ yes then it what manner, तो किस तरह से आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। एंड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। क्लियर? दस business owners can take important decisions with the help of information provided by accounting data। ठीक है, तो आई होप आपको नीड समझ आ गई होगी। बेसिकली तो देखो ये है कि बिजनेसमैन इतना मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं होती है किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी पर्सन की, बोल सकते हैं कि उसके माइंड में सब कुछ रिकॉल रह जाए। ठीक है, तो उसको ये जानना होता है कि बिजनेस में कितनी सेल्स करी हैं, परचेजेस करी हैं, कितना पैसा उसने अर्न करा है, कितने उसके लॉसेज हुए, ये सब जानने के लिए ना इन शॉर्ट हमें चाहिए होता है प्रॉपर मैनर में कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करें हर एक ट्रांजेक्शन की।
ठीक है, तो क्रक्स यही है नीट का। गोइंग अहेड वी आर हैविंग द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब देखो आईएनजी लगा है, आईएनजी मीन्स कुछ ना कुछ सिंगल एक्टिविटी तो नहीं है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, मीन्स प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग करने का। किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उनको एनालाइज करना, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेट करना रिजल्ट्स जो भी होंगे, ठीक है। In accounting, only those transactions and events are recorded which can be measured in terms of money. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर मनी की टर्म्स में मेजर कर सकती है, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द ऑनर एज वेल एज टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, that is investors, creditors, employees, financial institutions, government, etc. ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? ये चाहते हैं कि जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है ना वो ऑनर्स को या फिर जो उनके अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती है ना उन तक पहुंचाई जा सके। अब अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन आते हैं? जैसे आपके इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो आपके करंट इन्वेस्टर्स हैं या फिर आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, सभी है, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर गवर्नमेंट हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो दो डेफिनेशंस कवर करेंगे हम। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथनी, क्या कहते हैं ये? नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। ये बोलते हैं कि हर बिजनेस एंटरप्राइजेस का कोई ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। And according to the American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part or at least of a financial character and interpreting the results thereof. चलिए, next one is features or characteristics of accounting. देखो first feature क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा जाता है और साथ ही साथ साइंस भी बोला जाता है। अब आप खुद सोचो आर्ट क्या है? आर्ट इज अ टेक्निक। आर्ट क्या है? टेक्निक है किसी भी गोल को अचीव करने की। मतलब आपको पता है कि हमने पढ़ना है, सबके पास बुक्स सेम है, सबके पास सिलेबस सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम है, बट आप किस तरह से अपने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करते हो, दैट इज योर आर्ट, ठीक है ना। आपने अपने कैसे नोट्स लिखने हैं या आपने कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, वो आपकी अपनी आर्ट है, ठीक है। सेम कंटेंट सभी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, बट मार्क्स किसी के ज्यादा किसी कम है। वो क्या है कि प्रेजेंट करने का वे क्या है, सबका अपना अपना वे है, दैट इज देयर आर्ट। तो अकाउंटिंग को भी आर्ट बोला जाता है कि कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई, समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शंस विद अ व्यू टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। और अकाउंट देखो ये तो हो गया आर्ट। साइंस क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड होती है ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, उन सभी को बोला जाता है साइंस, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इज नॉन एज साइंस। और अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। दैट इज वाई अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज अ साइंस। तो क्या बोलते हैं? इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ साइंस सिंस it is also an organized body of knowledge based on a certain specified principles and accounting standards. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? इफ साइंस अनेबल्स वन टू नो, अगर साइंस किसी को हेल्प करता है कुछ जानने में, देन आर्ट अनेबल्स वन टू डू, और आर्ट किसी को हेल्प करता है कि काम को कैसे करना है। जो चीज आपने जानी है ना प्रिंसिपल्स के थ्रू, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज द आर्ट। तो क्या बोलते हैं? इफ साइंस अनेबल्स वन टू नो, आर्ट अनेबल्स वन टू डू।
Second feature is recording of financial transactions only. Only those transactions and events are recorded in accounting which are of a financial character. सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाएगी जिनको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो. हालांकि आपने देखा होगा कि किसी भी बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होती हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज स्ट्राइक होगी है, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है इस पे. क्यों? स्ट्राइक होगी, प्रोडक्शन रुक गई है, काम नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है. बट आप स्ट्राइक को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं ना कर सकते, तो आप इसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे, भले ही इसका कितना भी इम्पैक्ट क्यों ना हो, बट स्टिल आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो कि एक ड्रॉबैक भी है. तो क्या बोलते हैं? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. There are so many transactions in the business which are very important for the business but which cannot be measured and expressed in terms of money, and hence such transactions will not be recorded. For example, a quarrel between production manager and sales manager. अगर कोई दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, क्वेरल हो गई है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, हालांकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. अगर प्रोडक्शन मैनेजर की सेल्स मैनेजर्स के साथ लड़ाई है तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन रोक देगा, जिसके कारण सेल्स इम्पैक्ट होंगी और अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, है ना. तो इम्पैक्ट तो है बट इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में, इसीलिए हम इसको कभी भी लिखते नहीं हैं. या फिर अगर बहुत ही अच्छे पर्सन ने, एक्सपीरियंस्ड, एबल्ड, कैपेबल पर्सन ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया है तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा. स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. क्या कहते हैं? देखो, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है. देयर आर सर्टेन रूल्स टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर इन द प्राइमरी बुक्स. हाँ जी, और उन्हीं प्राइमरी बुक्स को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स. ठीक है जी. क्या कहते हैं? इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. अगर बिजनेस का साइज छोटा है विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, देन ओनली वन बुक इज प्रिपेयर्ड, दैट इज जर्नल. ठीक है. बट इफ द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन इज बिग विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अगर वहीं पर हम बात करें ट्रांजेक्शन का साइज ज्यादा है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के साथ, यहां पर करेक्ट कर लेना, इफ द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन नहीं है, इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग with a large number of transactions, then 2 or more than 2 subsidiary books are used. तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही बनेगी, एक से ज्यादा आपकी subsidiary books prepare होंगी. ठीक है. जैसे कि cash book is prepared for the cash transactions, purchase book is prepared for the credit purchases, and the sales book is prepared for the credit sales, and so on. बहुत सारी और भी बुक्स हैं, आगे हम 1 by 1 करके पढ़ते जाएंगे वो तो. ठीक है. तो जस्ट ये एग्जांपल्स हैं कि अगर आपको कैश की ट्रांजैक्शंस करनी है तो कैश बुक बनेगी, अगर आपको परचेज बुक बनानी है, मतलब क्रेडिट परचेजेज हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी, कोई क्रेडिट सेल्स हैं तो वो आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगी. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. देखो क्या कहते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड. ठीक है जी. क्लासिफिकेशन, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्लासिफिकेशन है क्या. ठीक है जी, हम क्लासिफाई तो करेंगे बट क्लासिफिकेशन है क्या और क्यों करनी है. ठीक है ना. तो क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ वन नेचर एट अ वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट. क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सिमिलर टाइप की नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को ग्रुपिंग करते हो एक ही प्लेस पर और एक सेपरेट अकाउंट में. अगर आपके बिजनेस में होने वाली परचेजेज हैं तो जितनी भी परचेज हुई हैं वो अलग से अकाउंट में बनेंगी, दैट इज नॉन एज परचेज अकाउंट. ठीक है. ऐसी सेल्स की अलग बनेंगी, परचेज रिटर्न्स की अलग होगी, सेल्स रिटर्न की अलग होगी. ठीक है. ये सारे अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. एंड द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन्ड इज कॉल्ड लेजर. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्लासिफिकेशन तो ठीक है जी कर दी है, बट करने की नीड क्या है, क्यों करना है भाई क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो ये आंसर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज we cannot find any important information from the journal or subsidiary books where all different types of transactions are recorded at the same place. देखो, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स ऐसी बुक्स हैं जिसमें मिक्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है. सेल्स की भी उसी में चल रही है, परचेजेस, क्रेडिट पे सेल करी है, क्रेडिट कैश पे सेल करी है, सब कुछ उसी में चल रहा है. तो आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा या तो टाइम लगेगा,
ठीक है, तो मतलब आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इन्होंने एक एग्जांपल भी कोट करा है, देखो क्या कहते हैं, कोई हमारा कस्टमर है राम, ठीक है, वो हमसे गुड्स परचेज करता है, कुछ पैसे वो पे कर देता है और हमें या फिर कुछ गुड्स को रिटर्न कर देता है, ठीक है जी। दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन डिफरेंट पेजेस ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट्स पे ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं और हमने क्या करा जी, अलग अलग पेजेस पर इनको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। बट दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसमैन टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ राम। अगर हम रैंडमली कभी बिजनेसमैन से पूछें, हाँ जी बताओ जी अब राम से आपने कितने पैसे लेने हैं, तो उसको नहीं पता लगा, उसको पूरी कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ अ सेपरेट अकाउंट ऑफ राम इज प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड, वी कैन easily find out his status, that is the amount of goods which were sold to him, कितने गुड्स उनको सेल करे हैं, गुड्स which were returned by him, उसने कितने पैसे आपको कितने गुड्स रिटर्न करे हैं, the amount which was paid by him and the amount which has not yet been received from him। तो जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक से आपको पूरी प्रॉपरली समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है समराइजिंग और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। देखो समराइजिंग क्या है, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डेटा। समराइज्ड करना मीन समरी बनाना, आपने बहुत कुछ कर लिया ऊपर, ठीक है, अब उसको क्रक्स भी तो बनाओगे ना, समराइज फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करोगे सो दैट जो आपकी मैनेजमेंट है वो यूजफुल या फिर बहुत सारे डिसीजन ले सके उसके बेसिस पर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डेटा। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स and the preparation of trial balance with the help of such balances. Final accounts are prepared with the help of trial balance, which include trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Trading account is prepared for calculating the gross profit or gross loss. Profit and loss account is prepared for ascertainment of net profits and the net losses, and the balance sheet is prepared to ascertain the financial position of a business. Next point is analysis and interpretation. देखो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं, द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे, उस पर लिख दिया कि इतना अमाउंट है सेल्स का, ये सब जो भी फैक्ट्स हैं, अमाउंट्स हैं, उससे ना किसी को समझ नहीं आएगा जब तक आप उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है ना। द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स will not help anymore unless they are in a simplified form. So, the accounting information received from the financial statements must be analyzed and interpreted by calculating various ratios, percentages, and other relationships in order to evaluate the past performances of the business and to make a sound strategy for the future. And the last feature is communication. देखो आपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया, ठीक है, अब आप कम्युनिकेट भी तो करोगे ना कि हाँ जी जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, कोई आपका ऑनर है, इन्वेस्टर है, चाहे वो आपकी इंटरनल है या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, कुछ भी हैं, सबको आप कम्युनिकेट करेंगे सो दैट दे कैन टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ सच एनालिसिस आर कम्युनिकेटेड टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, so that appropriate decisions may be taken for the future. तो ये हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। देन नेक्स्ट वन इज समराइजिंग और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अब ना एक टर्म है आपके पास, 3 टर्म्स आएंगी, आप पढ़ते हो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो बुक कीपिंग क्या है, ये प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स of accounts the monetary aspects of commercial and financial transactions। मतलब आप सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करते हो बुक कीपिंग में, ठीक है। इट इज मेनली कंसर्न्ड
रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, और द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, बुक कीपिंग में ना आपके 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शंस। देखो, हम सब जानते हैं बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। अब उनमें से पहला काम ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन सभी ट्रांजेक्शंस में से आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस कौन सी हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में क्या आता है, मेजर करिए उन ट्रांजेक्शंस को जो आपने आइडेंटिफाई करा है इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। उनकी मनी की फॉर्म में वैल्यू कितनी है उसको आप मेजर करेंगे। जब आपने मेजरमेंट कर लिया है, आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है जी। अब रिकॉर्डिंग आपको याद होगा 2 तरह से। अगर आपका बिजनेस का जो साइज है स्मॉल है तो जर्नल, लार्ज है तो सब्सिडरी बुक्स, ठीक है जी। देन आप करते हैं, क्लासीफाई करते हो उनको लेजर अकाउंट्स में, मतलब सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस को एक पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट्स में डालना, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं आपके बुक कीपिंग में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्लियर। देन एक टर्म होती है अकाउंटिंग। देखो, जहां पर आपकी बुक कीपिंग एंड होती है, मतलब लास्ट स्टेप क्या है, देखो इसका क्लासीफाइंग ना, तो क्लासीफाइंग के बाद इमीडिएट का जो काम है वो आता है आपका अकाउंटिंग में। तो यही बोला गया है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर भी बुक कीपिंग खत्म होती है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें 3 एक्टिविटीज आती हैं। फर्स्ट क्या आता है इसमें, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है जी। देन एनालिसिस करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, ओके। देन आप करते हो कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद का काम होता है कि आप क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आए हैं आप उनको कम्युनिकेट करते हो कि हाँ जी हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉसेज है, या फिर हम यहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है इस साल की, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उन सबको बताते हो, ठीक है। देन आती है आपकी एक टर्म अकाउंटेंसी। देखो, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर करते हो ना, आपके पास ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। जहां पर ये प्रिंसिपल, जहां पर ये टेक्निक्स लिखे होते हैं, दैट इज नॉन एज अकाउंटेंसी। मीन्स इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, ठीक है। ये सभी एक मतलब सिस्टमेटिकली नॉलेज है अकाउंटिंग की, जिसका मेन फोकस होता है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो कि अकाउंटिंग में अप्लाई की जाती है। It tells us how to prepare books of accounts, how to summarize the accounting information, and how to communicate it to the interested parties. I hope समझ आ गया होगा आपको तीनों टर्म्स को, ठीक है। एक बार ना यहाँ तक का पढ़ के आप फटाफट से रिकॉल कर लीजिए so that आपका सारा मिक्स ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक हमने फ्लोचार्ट पढ़ा है प्रोसेस का, ठीक है। देन हमने क्या करे हैं, फीचर्स में पॉइंट्स पढ़े हैं हमने 7 पॉइंट्स। उसके बाद हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला गया है, इसके ना 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट क्या है, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हो, अकाउंटिंग क्यों करते हो, सो दैट आपके बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन का आप कंप्लीट और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओ, ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो कुछ चेक करने की, आपके पास रिकॉर्ड हो, आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, आप खुद बताओ, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप क्यों बिजनेस करते हो, आपका मोटिव क्या है, ऑब्वियसली कि प्रॉफिट अर्न करना। अब क्या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होता है, नो, अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आप अकाउंटिंग का यूज करते हैं। देन अब प्रॉफिट हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर लॉसेस हुए हैं तो आप रीजंस तो फाइंड आउट करोगे ना, ठीक है, कि रीजंस क्या है, भाई हमें लॉस क्यों हुआ है, हमने तो बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत अच्छे से काम किया है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी थी, रिसोर्सेज अच्छे थे, सेल्स भी अच्छी थी, तो लॉस क्यों आया भाई हमारा। या फिर अगर नेट प्रॉफिट है, लास्ट ईयर से कम आया, तो इतना कम क्यों आया, क्या रीजंस है उसके बिहाइंड, ठीक है।
देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। या फिर अगर आपके ज्यादा प्रॉफिट है तो क्या रीजन है, क्या अच्छी मतलब आपने काम करा, एफिशिएंसी थी, लेबर अच्छी थी, कॉम्पिटेंट थी, वो भी आप रीजंस फाइंड आउट करेंगे सो दैट आप फ्यूचर में उसको रेफर कर सको। ठीक है। देन फोर्थ इज टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे बिजनेस की एसेट्स कितने हैं, हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, ये सब एसर्टेन करने के लिए भी आप अकाउंटिंग का यूज करते हैं। टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, कई बार ना बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था, सेल्स क्या थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स कितने थे और इस ईयर में कितना है। तो खुद को भी कंपेयर करने के लिए देखो, कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, इंटर कंपैरिजन, इंट्रा कंपैरिजन, बोथ आर पॉसिबल। इंटर कंपैरिजन क्या होता है, जब आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म के साथ करते हो, दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे बिजनेसमैन के साथ करते हो, दैट इज नॉन एज इंटर कंपैरिजन। ठीक है। और इंट्रा कंपैरिजन मींस आप अपना कंपैरिजन अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ करते हो कि लास्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस ये थी और करंट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस ये, तो वो हो गया इंट्रा कंपैरिजन। तो यहां पर दोनों कंपैरिजन आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स, फ्रॉड ना हो और एरर ना हो, इसलिए भी अकाउंट्स का रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है, और अगर हो गया है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है, ये भी आप अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हो। और लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है कि आपके क्या फायदे क्या हैं, यूजेस क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंट्स तो बना रहे हो ठीक है जी, बट उसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखो जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना बिजनेस की, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है। और वो सभी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द अकाउंटिंग। ठीक है। जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में, कि अगर कुछ भी उन्हें प्लान करना है कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखें, ठीक है, क्या स्पीड होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, मैनेजमेंट को मतलब फ्यूचर एक्सपेंसेस कितने हो, फ्यूचर सेल्स कितनी, जो भी उनकी प्लानिंग होगी उसमें हेल्प करता है। या किसी भी टाइप का डिसीजन लेना है उनको हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आपने देखो अकाउंट्स प्रिपेयर करें और आपको दिख रहा है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी ओवर स्पेंडिंग शो हो रही है, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो स्टेप्स ले पाओगे। ठीक है। और ये लगा कैसे पता कि आपको ओवर स्पेंडिंग्स हो रही है, उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपने क्या करा, अकाउंट्स मेंटेन करे हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंट्स में हर एक होने वाली ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो सो दैट आपको फ्यूचर में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी डाटा चेक करना हो, देन यू कैन इजीली अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है। थर्ड वन इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो एंड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। ठीक है। उसमें आप एक अकाउंट बनाते हो P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपको एट द एंड ऑफ में ये बताता है ईयर के कि आपने कितने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं और कितने लॉसेस आपने सफर करे हैं। एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपकी स्टेटमेंट बनती है जिसे आप बोलते हो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये बताया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। अब ये तभी लगेगा ना पता जब आपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है, अकाउंटिंग बनाई है प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट इज अनेबल्स द कंपैरेटिव स्टडी। अगेन जैसे कि ऑब्जेक्टिव में बताया मैंने अभी कि ये आपको हेल्प करता है कंपैरिजन में भी, वेदर इट इज अ इंटर कंपैरिजन और इट इज अ इंट्रा कंपैरिजन। सिक्स्थ वन इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो चीज भी आप इजिली मतलब एसरटेन कर सकते हो, असेस कर सकते हो इफ यू आर हैविंग द प्रॉपर मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो ये चीज बोला जाता है कि प्रॉपरली मेंटेन जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फर्म को इन असेसिंग द इनकम टैक्स, सेल्स तो टैक्स तो अब नहीं होते, चलो सॉरी, GST। ठीक है। ये सब चेक करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। कई बार आपने देखा होगा कि किसी तरह के ना कोई लीगल मैटर्स हो जाते हैं, मतलब कोई केस आपका कोर्ट तक चला जाता है। सपोज आपने किसी पार्टी को पेमेंट करनी थी, ठीक है, तो आप काफ़ी टाइम से ना पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके क्रेडिटर्स थे, आपने बहुत लंबे समय से उन्हें पेमेंट नहीं करी। अब जो आपके क्रेडिटर्स है ना, वो तो चले गए जी कोर्ट के पास केस लेके।
ठीक है, अब उस जगह पर आप अपने अकाउंट्स को एज ए लीगल एविडेंस शो कर सकते हो, देखो जी हमें तो इतने टाइम से प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम तो खुद लॉसेस में चले हैं, तो इस ये रीजन है जी हमारा। तो हाँ, जैसे ही हमें प्रॉफिट्स होंगे वी विल रिटर्न देयर मनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जहां पर आप अपने एविडेंस रख सकते हो अपने अकाउंट्स को। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स इन द सेल ऑफ बिजनेस। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस, कि मतलब आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, ठीक है, ये सब के बेसिस पे तो आपका परचेज कंसिडरेशन सेट होता है ना। तो वो कहाँ से लगेगा पता, जब आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे होंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। कई बार ये देखा जाता है कि जो बैंक्स होते हैं या फिर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, लोन सैंक्शन करने से पहले आपकी फर्म्स के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, सो दैट उनको ये आइडिया लग सके कि क्या हमारी पेमेंट वापस आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपको हेल्प करता है लोन्स को रेज करने में भी। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। हमारे बिजनेस में कोई फ्रॉड और कोई एरर तो नहीं है, इसको डिटेक्ट करने में, इफ है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये भी ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेसिकली ना इसमें 5 टाइप्स के होते हैं आपके। नॉर्मली अभी तक हम वर्ड पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, अब क्या होगा इनके ना साथ साथ एक वर्ड अटैच हो जाएगा, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उस पर्टिकुलर का हम मीनिंग समझते जाएंगे और अकाउंटिंग के साथ रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर है कि बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है मनी टर्म्स में जो एक्सप्रेस होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसको लास्ट में एनालाइज करके कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर वर्ड अटैच है तो क्या कहते हैं, the main purpose of this branch of accounting is to record the business transactions in a systematic manner so that or to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing P&L account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। क्या बोलते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसके अंदर मेन मोटिव क्या है कि बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इन ए सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि आप ये चेक कर सको कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में। और ये कैसे लगेगा पता, बाय प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, और ये लगेगी हमें पता बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट, याद रखिए टोटल कॉस्ट एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। जो भी आपका बिजनेस गुड्स को बना रहा है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है और कितनी पर यूनिट कॉस्ट है। लाइक आप 100 पेन बना रहे हो तो 100 पेन्स को बनाने में खर्चा कितना आया है और एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आया है, ये सब को रिकॉर्ड करना, ये सब को जानना, एसरटेन करना, कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम होता है, ठीक है। It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising a strict control over the cost। और ये कई बार ना क्या करता है, कॉस्ट को एडवांस में भी नाप लेता है कि कितनी कॉस्ट आने वाली है और एडवांस में ही उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है हमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, क्या कहते हैं, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे as to assist the management in planning and controlling the operations of a business। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये है कि हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करे। अब किस चीज़ में हेल्प करे, इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल और प्लान करना है, ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस को, ठीक है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स to make the accounting data more useful for managerial decision making। The techniques include, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दौरान टेक्निक्स का कुछ यूज किया जाता है, लाइक आपका रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप इज टैक्स अकाउंटिंग। देखो टैक्स अकाउंटिंग, अब नेम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो टैक्स पर्पसेस के लिए यूज की जाती है,
ठीक है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज फॉर टैक्स पर्पसेज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. Clear? Next is social responsibility accounting. देखो, आप सभी जानते हैं कि जो सोसाइटी है ना, हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज देती है जिसके बिना हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट. इसीलिए हमारे बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है, अब देखो, आप जिस लोकेलिटी पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, रन करते हो, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में तो लोकेटेड है ना, तो वो आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ की लेबर दे रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि आप अपने उस सोसाइटी को हार्म ना पहुँचाएं. ठीक है, कैसे आप बेनिफिट दे सकते हो. तो यही इसकी रिकॉर्डिंग करना कि बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के प्रति, इसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ठीक है, चलो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं. द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विदाउट विच द बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल. हेंस द बिजनेस ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति. देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटीज विच रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एंटरप्राइज टू द सोसाइटी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, रिपोर्ट्स मतलब मांगी जा रही है. किसके ऊपर रिपोर्ट्स है कि एक एंटरप्राइज की एक्टिविटीज के ऊपर, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एंटरप्राइज का सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन चल रहा है. ठीक है, क्रक्स में हम ये बोल सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग. क्या चीज करना है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी. ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स आएंगे या कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं. लाइक आप अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के दीजिए. ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी हो आपके प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट ना दो आप उस सोसाइटी को कि जो उनके लिए हार्म हो लाइफ के लिए. ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स. एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट आपको हार्म बिल्कुल भी नहीं करना है. प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट लंबे समय तक चलना भी चाहिए. ऐसा ना हो कि वो आपके शॉप से लेकर गया, अभी लेके ही गया जस्ट, वो खराब हो गया, टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अंडर इट टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द बेनिफिट टू द सोसाइटी. क्लियर है इतना, आई होप. ठीक है, लिमिटेशंस, चलिए कर लेते हैं. लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हमारे कंसेप्ट्स में जो आते हैं अकाउंटिंग के, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चलिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आएगा. फर्स्ट क्या है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट हम सभी जानते हैं कि हर चीज के कोई पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा ही होगा, है ना. तो उसी तरह से हमारे अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वही डिस्कस करते हैं. चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स. Different persons are bound to have different opinions in respect of such things, and hence it will result in ascertainment of different figures of profit or loss of a business by different persons. देखो ये कहते हैं कि अकाउंटेंट्स ना अलग अलग होते हैं. देखो हर कंपनी का अलग अलग अकाउंटेंट है, हाँ जी, हर बिजनेसमैन का अपना अपना अकाउंटेंट होता है. अब हर पर्सन के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, हाँ जी. अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं सेम चीज़ हम भी सोचेंगे. नो, सबकी ओपिनियंस, परसेप्शंस, व्यू पॉइंट सबके डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको याद हो, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा बेसिक्स में, है ना. जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, फर्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, अब दोनों ही आप यूज कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि ये यूज करना ही नहीं है ना. तो दोनों कर सकते हो. सपोज एक अकाउंटेंट ये मतलब रिटन डाउन को यूज कर रहा है और एक अकाउंटेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, तो दोनों के जो फिगर्स हैं प्रॉफिट और लॉस एट द एंड में चेंज होंगे. तो कहीं ना कहीं है तो देखो रूल ही है ना, दोनों रूल्स हैं. डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है और हमारा स्ट्रेट लाइन भी सही है, बट यहाँ पर अकाउंटेंट की जो ओपिनियन है, पर्सनल जजमेंट से हमारे अकाउंट्स इन्फ्लुएंस होगी.
ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम बात करें इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, ठीक है, आपने लीफो फीफो मेथड सुने होंगे, याद होगा आपको। अब दोनों मेथड से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो लीफो या फीफो। अगर एक अकाउंटेंट लीफो यूज कर रहा है और दूसरा अकाउंटेंट फीफो मेथड, दोनों ही अपनी जगह गलत नहीं है, ठीक है दोनों, बट उनके रिजल्ट्स तो वेरी हो जाएंगे ना, रिजल्ट्स तो कंपैरेबल नहीं रहेंगे, दोनों की एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होंगी। भले ही उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम हो, बट एट द एंड में जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सेम नहीं होंगे। तो इसलिए बोला गया है कि अकाउंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द पर्सनल जजमेंट, ठीक है। Hence, the figures of profits cannot be taken as an exact figure. For example, it is very difficult to predict with any degree of accuracy that the useful life of an asset which is needed for calculating depreciation. The same is true about the methods of valuation of stock and making provisions for doubtful debts. Second one is incomplete record, or we can say incomplete information. देखो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही आपको देते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ है और एक्चुअल लॉस क्या हुआ है बिजनेस को, ये आपको तभी पता चलता है जब आप अपने बिजनेस को सेल करते हो या फिर क्लोज डाउन कर देते हो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन the business is closed down. Third limitation is based on accounting concepts and conventions. देखो, हालांकि हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो इट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हो, एक मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बट कुछ कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं, बट स्टिल हाँ कंसेप्ट है, किसी ने दिया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट उससे हमारे अकाउंट्स में मतलब रिलायबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, एक आप कर दो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, उसमें क्या होता है कि आप अपने एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो जिस प्राइस पर आप उसे एक्वायर करके लाए थे, मतलब जिस प्राइस पर आपने परचेज किया था ना उस पर रिकॉर्ड करते हो आज भी। हालांकि उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है ना, बट हम मार्केट वैल्यू में नहीं करते, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, ड्रॉबैक है। या फिर अगर आपको याद होगा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस है या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, उसमें हम ये बोलते हैं ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड एंड ऑल द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। गलत है भाई, हम सिर्फ लॉसेस को क्यों ले, भाई फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो हमारे अकाउंट सही कहाँ है, गलत है ना ये। तो इसीलिए बोला गया है कि कई बार ना हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए भी हमारे अकाउंट्स गलत रिजल्ट देते हैं। वो क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही गलत है। Accounts are prepared on the basis of number of accounting concepts and conventions. Hence, the profitability and financial positions disclosed by it may not be realistic. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज की जाती है उनके द्वारा, वो रियलिस्टिक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिक्स्ड एसेट्स को हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, जिसका मतलब ये है दैट द फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। जिस प्राइस पर आप उन्हें एक्वायर कर लाए थे उस पर रिकॉर्ड किया जाता है एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा। द वैल्यूज रियलाइज्ड ऑन देयर सेल मे बी मोर और मे बी लेस देन द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। लेकिन जब आप उसे मार्केट में सेल करते हैं तो या तो उसकी एक्विजिशन प्राइस से ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। Similarly, on account of convention of conservatism, the profit and loss account does not disclose the true profit of the business because future losses are provided whereas future incomes are ignored. हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को ही तवज्जो देते हैं और फ्यूचर इनकम को हम इग्नोर करके चलते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को और उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उनको रिकॉर्ड ही नहीं करते, भले वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, बट स्टिल हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, जो कि अब ड्रॉबैक है। करना तो चाहिए ना, देखो एग्जैक्ट रीजंस तो वहीं से लगेंगे पता हमें, बट नहीं करते, रूल है भाई, ठीक है।
Accounts contain only that information which can be expressed in terms of money. Qualitative aspects of business units are completely omitted from the books of accounts as these cannot be expressed in the terms of money. Thus, changes in management. Management में क्या change आया है? Reputation, efficiency of the management, firm's ability to develop new product, satisfaction of the firm's customer, etc., which have a vital bearing on the profitability of the firm, are all ignored and omitted from being recorded because all of these are qualitative in nature. हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपकी फर्म की एबिलिटी क्या है टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, आपकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत मैटर करता है, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है इनका. बट स्टिल इनकी मतलब रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है. क्यों? क्योंकि ये क्वालिटेटिव नेचर के, क्वांटिटेटिव के नहीं है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अगेन वही चीज आगे आपने अभी डिस्कस ही करा है. क्या कहते हैं? Accounts are prepared on the basis of historical cost, that is, the original cost at which goods are procured. And as such, the figures given in the financial statements do not show the effect of changes in the price level. तो जो आप अपने financial statements में लिख रहे हो ना, उसमें वो मतलब changes नहीं होते हैं. मार्केट में जो चल रहा है वो नहीं लिखा जाता. जिस प्राइस पर आप एक्वायर करके लाए हो वो लिखा हुआ है. ठीक है? इन अदर वर्ड्स, चेंजेस मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स should not be recorded in the books of accounts. मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. द आउटकम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर नॉट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियस है, जब आप एग्जैक्ट चीज लिख ही नहीं रहे हो तो वो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी डिपेक्ट नहीं करेगी. तो इसीलिए बोला गया है द आउटकम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट द वैल्यूज ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट आर नॉट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. देखो आप सब विंडो शॉपिंग करते हो. विंडो शॉपिंग सबने सुना होगा. विंडो शॉपिंग क्या है? आप कहीं मॉल में गए, आप किसी ब्रांड के किसी शोरूम में पर्टिकुलरली एंटर कर गए, आप सिर्फ देख रहे हो, एक्चुअली में आप कुछ बाय नहीं कर रहे हो. ठीक है? आप मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि हम बाय करने आए हैं, बट एक्चुअली में आपकी इंटेंशन ही नहीं थी बाय करने की. आप जस्ट एक घूमने आए हो, देखने आए हो. ठीक है? तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? जब हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं. एक्चुअली में जो हमारे अकाउंट्स दिख रहे हैं ना, वैसे वो है नहीं है. एक्चुअली हमने उनको क्या करा हुआ है? मैनिपुलेट कर दिया है सो दैट वो ज़्यादा अच्छे दिखें और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो. कई बार हम क्या करते हैं? हम अपने प्रॉफिट्स को कम शो करते हैं सो दैट हमें इनकम टैक्स कम पड़े, और कई बार हम अपने प्रॉफिट्स को हाई शो कर देते हैं सो दैट हमारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करें. तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ना अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट दे कैन डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन. ठीक है? तो गलत है ना ये भी. और अकाउंट्स में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, इसीलिए तो अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जाती है, चेकिंग होती है. ठीक है? तो क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position. For example, the purchases made at the end of the year may not be recorded. एंड में अब कोई परचेजेस हुई, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, जो मतलब ताकि क्या हो? आपके एक्सपेंसेस कम हो, प्रॉफिट हाई शो हो. या फिर क्लोजिंग स्टॉक में बी ओवर वैल्यूड, और जो आपका एंड में क्लोजिंग स्टॉक था आपने उसको ज़्यादा ही हाई वैल्यू पे दिखा दिया है. ठीक है? हेंस द करेक्ट डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्वियसली जिसकी फैक्ट्स या फिगर्स ही सही नहीं है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ही क्या ले सकते हो? तो इसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं. या फिर अगर आप लोगे, रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी आपकी. क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट क्या है आज का? अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग. अब देखो, आप जो चेंजेस हो रहे हैं ना उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मैनिपुलेशंस आप कर रहे हो, क्वालिटेटिव नेचर की आप मतलब उसमें नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है? रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं रहती. हम बोल सकते हैं ना, देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर आज की डेट में मुझे इतने सेल्स हैं, मान लो कि लास्ट मंथ या करंट मंथ में अगर हमारी सेल गई है
1 लाख रुपीज क्रॉस कर चुकी है मान लो, ठीक है। तो क्या, बहुत कम है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको क्या एस्टिमेट करोगे नेक्स्ट मंथ भी इतना तो जाएगा ही जाएगा? नो, हो सकता है जो आपके करंट सिचुएशन है वो फ्यूचर सिचुएशन ना हो, क्या पता ये सीजन आपका डाउन हो, अगले में इससे बहुत ट्रिपल काउंट मतलब क्रॉस हो जाए। तो ऐसा नहीं होता कि आप मतलब प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो आप, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, हम सिर्फ पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट लेकिन हमारे कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि डिमांड में चेंज होते हैं, जो फर्म पॉलिसीज बनाती है उसके पॉलिसीज में भी चेंजेस आ सकते हैं, मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स मे नॉट बी ऑफ मच यूज फॉर फॉरकास्टिंग, आप उसके बेसिस पे फॉरकास्टिंग नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स बट कंटिन्यूस चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द फर्म, the position of the competition, etc. As such, the financial analysis based on the past events may not be of much use for accounting. ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है वो, क्लियर है? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने टॉपिक्स को डिस्कस क्या क्या किया, कौन कौन से टॉपिक्स को आज हमने कवर किया। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो हमने सबसे पहले प्रोसेस देखा है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स थे, एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। देन हमने करा नीड क्या है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग आप करते क्यों है। देन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशंस पढ़ी हैं कुछ की, एक ऑथर की हैं और एक हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स का। देन हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करे हैं कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। देन हमारी कुछ टर्म्स थी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनका मतलब पड़ा है, इनका ना डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं हमने कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, रीजन क्या है करने का, अब कर लिया तो फायदा क्या है, एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देन टाइप्स पढ़े हैं, सब फील्ड्स क्या होती है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और उसके कुछ इसमें हमने ना 5 टाइप्स पढ़े हैं। फर्स्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन था हमारा टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है कि लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। अब देखो, फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, कि ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द पर्सनल जजमेंट। सेकेंड हमने पढ़ा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, omission of qualitative information based on historical cost, affected by window dressing, unsuitable for forecasting, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, आप इसको पार्ट्स में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप मान लो कि आपने ऑब्जेक्टिव्स तक कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देके आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।